खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और मास्टर स्ट्रोक में आज सबसे पहले बात देश के सबसे हाई प्रोफाइल एंटीलिया केस की, जिसमें आज महाराष्ट्र की सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। एंटीलिया केस में बीजेपी के लगातार हमलों के बाद आज उद्धव ठाकरे को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाना पड़ा। परमबीर की जगह हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस की कमान सौंपी गई है। सबसे पहले एंटीलिया मामले में आज जो उथल पुथल हुई है, आपको उसे समझना चाहिए। परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया, ये सबसे बड़ी खबर थी। परमबीर का तबादला, होमगार्ड्स की कमान उन्हें दे दी गई, ये दूसरी बड़ी खबर थी। हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस की कमान सौंपी गई, खबर यह भी आई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री अनिल देशमुख की बैठक हुई। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर वजह को बचाने का आरोप लगाया। स्कॉर्पियो जहां पाक हुई थी, वहां सचिन वजह को ले जाया गया। सचिन वजह के कंप्यूटर से डेटा डिलीट करने के एनआईए के आरोप भी आज सामने आए। मनसुख हिरेन की मौत को लेकर भी डाइटम रिपोर्ट आ चुकी है। डाइटम रिपोर्ट के मुताबिक मनसुख जब खाड़ी में गिरे तब वो जिंदा थे। तो ये तो आज की वो बड़ी खबरें थी जिनको आपको जानना चाहिए। लेकिन आज से ठीक 21 दिन पहले यानी 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरी कार मिली थी। हमने पहले दिन से, आप जानते हैं, आप साथी हैं और गवाह भी, हमने पहले दिन से एंटीलिया के बाहर विस्फोटक मिलने की इस घटना को मिस्ट्री बताया था। हमने लगातार ये आशंका जाहिर की थी कि इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश है। फिर कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की खबर आती है, उसका शव मिलता है। इस केस पर एक बार फिर से फोकस आ जाता है। आपके अपने शो मास्टर स्ट्रोक में हमने ये खबर जो है वो लगातार आपको दिखाई थी। इस खबर के हर पहलू को आप तक सबसे पहले पहुंचाया था। जब एनआईए ने जांच संभाली, हमने तब भी बताया। जब सचिन वजह के सियासी कनेक्शन का खुलासा हुआ, हमने तब भी बताया। और जब सचिन वजह गिरफ्तार हुआ, तब भी हमने इस खबर को मास्टर स्ट्रोक में कवर किया था। और आज मुंबई के पुलिस कमिश्नर को जब हटा दिया जाता है, तो ये जाहिर तौर पर एबीपी न्यूज की खबर का असर है, आप यकीन मानिए। एंटीलिया कांड में मुंबई पुलिस चौतरफा घिरी हुई है। मुंबई पुलिस के एक नए कमिश्नर हेमंत नगराले भी ये मान रहे हैं कि मुंबई पुलिस की छवि दागदार हुई है और मुंबई पुलिस एक कठिन दौर से गुजर रही है। हालांकि एंटीलिया केस पर अभी भी कुछ कहने से बचते हुए नजर आए नए मुंबई पुलिस कमिश्नर, लेकिन ये ऐलान जरूर किया कि सचिन वजह ने सीआईयू में रहते हुए जितने केसेस की जांच की है, उन सभी की समीक्षा की जाएगी। पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासार्हता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। किसी भी अधिकारी का, किसी भी कर्मचारी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट आता है, एनआईए और एटीएस जो अपने केस कर रहे हैं उसमें वो सक्षम है किसी के भी ऊपर एक्शन लेने के लिए। अभी समीक्षा हमारे सीआईयू जिनके अंडर में है, जॉइंट सीपी क्राइम, उनको बताया जाएगा, उनके रिव्यू दिए जाएंगे वो केसेस के और उसके बाद में आगे की कार्रवाई। अब सवाल यह है कि परमबीर सिंह का तबादला क्यों हुआ? जो परमबीर सिंह कल तक मुंबई पुलिस के हीरो थे, वो अचानक विलन कैसे हो गए? ये एक रूटीन ट्रांसफर था या फिर एंटीलिया केस के बहाने मुंबई पुलिस पर जो आरोप लग रहे थे, उनकी वजह से परमबीर सिंह को हटाना पड़ा?
महाराष्ट्र में सरकार चला रही शिवसेना इस सवाल पर कंफ्यूज्ड दिख रही है। शिवसेना के 2 राज्यसभा सांसद और 2 अलग अलग बयान। प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं कि परमबीर सिंह का रूटीन ट्रांसफर हुआ है, जबकि संजय राउत कह रहे हैं कि रूटीन ट्रांसफर नहीं हुआ है। सुनिए आप। ये ट्रांसफर जो हुआ है ये प्रोसीजरल ट्रांसफर होते हैं और आए दिन हम सरकार में भी होते हैं, केंद्र सरकार में भी होते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार में हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू से कहा है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा जनता के सामने आएगा। नहीं अचानक होता है। आप इसे रूटीन ट्रांसफर करेंगे? ये रूटीन ट्रांसफर भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल अब बन गया था, जिस प्रकार की मीडिया में या बाहर चर्चा चल रही है, तो सीएम साहब को लगा कि इस मौके पर जिस अधिकारी या जिस फोर्स पर कुछ लोगों के मन में शंका है या मीडिया ने शंका की है या अपोजिशन ने कुछ बातें सामने रखी है, उसकी जांच होने तक तबादले होने चाहिए। और इस वक्त मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, डे 1 से इस केस को मास्टर स्ट्रोक में प्रमुखता से जगह मिली है। देश की फाइनेंशियल कैपिटल और वहां पर इस तरीके का अगर कुछ काम होता है या ऐसा कोई अपराध होता है तो उस पर नजर बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन पहले तो सिलसिलेवार तरीके से ये समझने की जरूरत है कि 2 राज्यसभा सांसद, 2 अलग अलग बातें, सच क्या है? सबसे पहले तो जो दोनों विरोधाभासी बातें कर रहे हैं उसका सच ये है कि ये रूटीन ट्रांसफर नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी गलत हैं, संजय राउत सही हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर का टेन्योर अभी और बाकी था और ऐसे में बीच कार्यकाल के दौरान उनको हटा दिया गया है। और उसके पीछे सीधे तौर पर, जैसा कि खुद संजय राउत ने कहा, कारण यह है कि जो आरोप लग रहे हैं परमबीर सिंह के ऊपर और जिस तरह से उनके मातहत काम करने वाले अधिकारी सचिन वाजे को एक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो ये ही उसके लिए जिम्मेदार है। तो यहां पर ये रूटीन ट्रांसफर बिल्कुल नहीं है और सरकार अपने आप को बचाने के लिए, उसके इमेज की जो छीछा लेदर हो रही थी उससे बचने के लिए सरकार ने ये ट्रांसफर किया है, परमबीर सिंह को हटाया है। ठाकरे सरकार को अगर ऐसा लग रहा है कि परमबीर सिंह को हटाने से मामला यहीं पर समाप्त हो जाएगा रूबिका, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि परमबीर सिंह को हटाकर एक तरह से ठाकरे सरकार ने यह मान लिया है कि गृह विभाग पर उसकी पकड़ नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में जिस तरह से मामला होता है वहां पर वो कमजोर पड़ रही थी और आगे चलकर विपक्ष यानी कि बीजेपी और पुरजोर तरीके से सरकार को घेरेगी। ये एक बात हुई। दूसरी तरफ जो परमबीर सिंह है उनका हालांकि तबादला तो हो गया है, मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद उनसे छीन लिया गया है, लेकिन अब आगे यह देखना होगा कि एनआईए की जांच की आंच क्या उन तक भी पहुंचती है। सचिन वाजे को उन्होंने गिरफ्तार किया है, क्या सचिन वाजे जो कुछ भी ये कुकर्म कर रहे थे उसकी जानकारी क्या परमबीर सिंह को थी, ये सवाल है। और अगर जानकारी नहीं थी तो इससे में जी ओके जितेंद्र, आज आप जानते हैं कि मास्टर स्ट्रोक में हम 20 साल से आप सचिन वाजे को जानते हैं। एक एक चीज आपने बहुत करीब से सचिन वाजे की देखी हुई है और इसीलिए अब ये बताना जरूरी है कि वो मोहरे हैं कि मास्टरमाइंड आप ही की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र। लेकिन आरोपों के घेरे में जैसे सचिन वाजे हैं, एंटीलिया केस में शक की सुई जिस तरीके से उन्हीं पर जाकर टिक गई है, हमने ये सोचा कि आपके सामने उस सचिन वाजे की पूरी कहानी आज रखनी चाहिए। मुंबई में जिसका कभी सिक्का चलता था, जिसकी तूती बोलती थी, सचिन वाजे, उसको करीब 20 साल से जानने वाले और उन्हें करीब से जानने वाले एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित जो कुछ ही सेकंड पहले हमारे साथ थे, आज आपको उसी वाजे की कहानी सुनाएंगे। उसके नाम से अपराधी खौफ खाते थे, क्योंकि किसी भी केस में वाजे की एंट्री का मतलब था एनकाउंटर। सचिन वाजे की अपनी पहचान थी एक टेक्नो सेवी अधिकारी के तौर पर। उनके पहनावे को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई पुलिस अधिकारी हैं। वो एक फॉर्मल शर्ट पहनते थे, जीन्स पैंट पहनते थे। 16 साल के बाद फिर एक बार सचिन वाजे के लिए इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। फिर एक बार सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है।
बतौर एक क्राइम रिपोर्टर मैं सचिन वाजे को बीते 20-21 साल से जानता आया हूं और मैंने उनकी जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 90 के दशक के आखिर में जब मैंने क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की थी तो सबसे पहले जिन पुलिस अधिकारियों के साथ मेरा संपर्क हुआ, जान पहचान हुई, उनमें से एक थे सचिन वाजे। सचिन वाजे उन दिनों एक बेहद तेज तर्रार और चालाक पुलिसकर्मी माने जाते थे। उनके पहनावे को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई पुलिस अधिकारी हैं। वो एक फॉर्मल शर्ट पहनते थे, जीन्स पैंट पहनते थे और अपनी चाल ढाल से ऐसा लगता था कि वो कोई पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि कोई बैंकर या फिर कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं। सचिन वाजे मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्क्वाड के इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा की टीम के सदस्य थे। वो ऐसा दौर था जब मुंबई में हर दूसरे तीसरे दिन किसी गैंगस्टर का एनकाउंटर होता था। सचिन वाजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर के रहने वाले हैं और 1990 के पुलिस सब इंस्पेक्टर की बैच के साथ पुलिस महकमे में उनकी भर्ती हुई। वाजे की शुरुआती पोस्टिंग मुंबई से सटे ठाणे शहर में बतौर एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के तौर पर हुई और बहुत जल्द वाजे वहां के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर भुजंगराव मोहिते के खास बन गए। इसलिए जब मोहिते मुंबई आए, जब उनका तबादला मुंबई पुलिस में बतौर ज्वाइंट कमिश्नर हुआ तो वो अपने साथ सचिन वाजे को भी लेकर आए और मुंबई क्राइम ब्रांच में सचिन वाजे की पोस्टिंग करते वक्त उन्हें अटैच किया गया क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट की अंधेरी शाखा के साथ में। इस शाखा के इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा थे। उस वक्त क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में प्रभारी प्रदीप शर्मा के खास हुआ करते थे, उनका दाहिना हाथ माना जाता था दया नायक को। दया नायक सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर थे लेकिन उनका रुतबा उस दौरान मुंबई पुलिस में काफी बड़ा था। दया नायक और प्रदीप शर्मा की जोड़ी उन दिनों काफी मशहूर हुआ करती थी। शहर के कई बड़े एनकाउंटर्स इन दोनों अधिकारियों ने मिलकर किए थे और इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में उनका काफी नाम हुआ था। सचिन वाजे को लगता था कि उनमें दया नायक से ज्यादा काबिलियत है। सचिन वाजे को यह लगता था कि जिस तरह का रुतबा दया नायक को मिल रहा है, जो चमक दमक दया नायक को मिल रही है, वो सारा कुछ उन्हें मिलना चाहिए था। कुछ वक्त बाद प्रदीप शर्मा और दया नायक में मनमुटाव हो गया। दया नायक आय से ज्यादा संपत्ति रखने के मामले में फंस गए, उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल जाना पड़ा। अब इस दौरान सचिन वाजे प्रदीप शर्मा के काफी करीब आ गए और पहले जो प्रदीप शर्मा दया नायक की जोड़ी मशहूर हुआ करती थी उसकी जगह ले ली प्रदीप शर्मा और सचिन वाजे की जोड़ी ने। सचिन वाजे को आज कई मीडिया कर्मी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी के तौर पर जानते हैं, लेकिन दरअसल सचिन वाजे ने खुद कोई अलग से ज्यादा एनकाउंटर नहीं किए। ज्यादातर एनकाउंटर उन्होंने प्रदीप शर्मा की टीम के साथ ही मिलकर किए हैं, जो कि उनके नाम से बताए जाते हैं। सचिन वाजे की अपनी पहचान थी एक टेक्नो सेवी अधिकारी के तौर पर। वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट अधिकारी माने जाते थे और उस दौरान अपराधियों के फोन को इंटरसेप्ट करने के लिए, उनके सर्वेलेंस के लिए उन्होंने कुछ तकनीकें इजाद की थी। सचिन वाजे मुंबई पुलिस महकमे में अपना नाम बना चुके थे, लेकिन उनके बुरे दिनों की शुरुआत हुई 2 दिसंबर 2002 से, जब मुंबई के घाटकोपर इलाके में बेस्ट की एक बस में बम धमाका हुआ। उस बम धमाके के सिलसिले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनमें से एक शख्स था ख्वाजा यूनुस। ख्वाजा यूनुस के सह आरोपी अब्दुल मतीन बासित ने यह आरोप लगाया कि ख्वाजा यूनुस को हिरासत में प्रताड़ना दी गई है, उसके साथ मारपीट की गई और जिसकी वजह से ख्वाजा यूनुस की मौत हो गई, उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई। लेकिन सचिन वाजे ने दावा किया कि वो ख्वाजा यूनुस को लेकर औरंगाबाद जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी जिप्सी पलट गई और हादसे का फायदा उठाते हुए ख्वाजा यूनुस निकल भागा। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में गया और इसके बाद पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र सीआईडी को सौंप दी गई। महाराष्ट्र सीआईडी ने मार्च 2004 में सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद उनका सस्पेंशन हो गया, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। कुछ वक्त जेल में रहने के बाद जब सचिन वाजे जमानत पर बाहर निकले तो उन्होंने कई जगह पर अपनी किस्मत आजमाई, कई काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने मुंबई पुलिस से अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन सरकार ने उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। वो शिवसेना के
सदस्य बन गए करीब साल 2008 में। उन्होंने बतौर लेखक का भी काम किया। एक किताब उन्होंने लिखी जिसका नाम था जिंकुन हरलेली लड़ाई। ये 26/11 आतंकी हमले के ऊपर लिखी गई किताब थी और इस किताब को लिखते वक्त उन्होंने मेरी किताब का भी रेफरेंस उसमें डाला हुआ है। मैंने भी 26/11 पर जो किताब लिखी थी वे 59 घंटे उस किताब को रिसर्च के लिए सचिन वाजे ने इस्तेमाल किया था और बाकायदा एक्नॉलेजमेंट्स में मेरे नाम के साथ उसका जिक्र भी किया था। किताब लिखने के अलावा वो काफ़ी किताब पढ़ते भी थे, ऐसा बताया जाता है। और पिछले साल मेरी जो किताब आई थी महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर 35 डेज, उसको सबसे पहले जिन लोगों ने खरीदा था उनमें से एक सचिन वाजे भी थे और उन्होंने ऑनलाइन इस किताब का रिव्यू भी लिखा था। पिछले साल जून में जब सचिन वाजे को फिर से एक बार पुलिस फोर्स में लिया गया तो उसने सभी को चौंकाया और क्राइम ब्रांच में पोस्टिंग मिलने के बाद भी उनको क्राइम ब्रांच की एक हाई प्रोफाइल यूनिट यानी कि क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का प्रभारी बना दिया गया। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का प्रभारी बनाने के बाद मुंबई पुलिस ने हर बड़े मामले को, हर हाई प्रोफाइल केस को सचिन वाजे के पास भेज दिया। यानी कि सचिन वाजे हर उस बड़े मामले के आईओ बन गए, जांच अधिकारी बन गए, जिसकी कि हर तरफ चर्चा हो रही थी, चाहे वो टीआरपी स्कैम का मामला हो या फिर दूसरे मामले हो। 16 साल के बाद फिर एक बार सचिन वाजे के लिए इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। फिर एक बार सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई है, फिर एक बार उनका सस्पेंशन हुआ है और जिस एनआईए ने सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है उसके मुताबिक फरवरी के आखिरी हफ्ते में जो विस्फोटकों से भरी कार मुकेश अंबानी के घर के पास पाई गई थी उसे वहां पर पार्क सचिन वाजे ने ही करवाया था। और इसके साथ साथ पीछे जो इनोवा कार नजर आ रही थी सीसीटीवी फुटेज में, उस कार को भी सचिन वाजे ही चला रहे थे। एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो कार रखने के मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार सचिन वाजे से पूछताछ और जांच में एनआईए के सामने कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण खुलासा ये कि इस पूरी साजिश को सचिन वाजे ने अंजाम किया था, यानी कि सचिन वाजे ने ही स्कॉर्पियो कार को एंटीलिया के नजदीक पार्क कराया था। एनआईए के पास पुख्ता सबूत है कि इस वारदात को सचिन वाजे ने अंजाम दिया था। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो कार के नजदीक जो शख्स पीपीई किट में नजर आ रहा था, दरअसल वो पीपीई किट नहीं पहना था, बल्कि उसने एक ढीला ढाला सफेद रंग का कुर्ता पहना था और अपना चेहरा एक बड़े रुमाल से ढका हुआ था। ये बड़ा ढीला ढाला कुर्ता पहनने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद सचिन वाजे था। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई है कि सचिन वाजे ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सबूतों को मिटाने का काम किया है। लगभग 4 दिनों की एनआईए की पूछताछ में सचिन वाजे ने इस साजिश में अपनी भूमिका के बारे में गुनाह कबूल कर लिया है, लेकिन सचिन वाजे यह नहीं बता रहे हैं कि वो किसके इशारे पर इस साजिश को अंजाम दे रहा था और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। सचिन वाजे लगातार ये कह रहा है कि 16 साल सस्पेंड रहने के दौरान जो उसने अपना नाम खोया है वो नाम वापस कमाना चाहता था, इसलिए उसने इस साजिश को अंजाम दिया। हालांकि एनआईए इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। एनआईए से पूछताछ के दौरान सचिन वाजे कई सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं और कई सवालों के जवाब बार बार बदल रहे हैं। ऐसे पर एनआईए इस पूरे पूछताछ को कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहा है और पूरा बयान कैमरे में दर्ज हो रहा है। एंटीलिया केस को लेकर आप जानते हैं बीजेपी शुरू से ही उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र पुलिस पर हमलावर रही थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर के तबादले के बाद बीजेपी ने अपना हमला और तेज कर दिया है। वो बचाव में शिवसेना उधर खड़ी हुई है, यानी एंटीलिया केस में एक तरफ जांच हो रही है, दूसरी तरफ सियासी जंग। हाई प्रोफाइल केसेस हुई, जुरिस्डिक्शन किसका भी रहे, कोई भी जुरिस्डिक्शन रहा, तब भी वो केस सीआईयू के पास आती थी। विशेष रूप से फिर वो बादशाह रैपर वाली केस हो, चाहे ऋतिक रोशन वाली केस हो, ऐसे सारी केसेस ये सीआईयू यूनिट को ही दी जाती थी। सीपी के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था, क्योंकि सीएम के ब्रीफिंग के समय भी वो नजर आते थे, गृह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे और शिवसेना के कुछ मंत्री हैं उनके साथ भी वो नजर आते थे कि एक प्रकार से वहां सीआईयू के प्रमुख के रूप में नहीं, वसूली अधिकारी के रूप में उनको बैठाया गया और बड़े पैमाने पर मुंबई में डांस बार चलाने को खुली छूट और सबके इंचार्ज ये। महाराष्ट्र की राजनीति का अपराधीकरण न हुआ था
न होगा न होने देंगे। ये देवेंद्र जी को भी पता है। महाराष्ट्र का डीएनए अलग तरह का डीएनए है। देवेंद्र जी भी यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। महाराष्ट्र का पुलिस फोर्स क्या है ये उनको पता है। आज अगर फडणवीस जी अपोजिशन में है तो मुंबई पुलिस का मनोबल गिराने का काम एक्स चीफ मिनिस्टर ने नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ है एक 10-15 दिन में, उसका समर्थन न हम करेंगे ना और कोई करेगा। अब बात उस खतरे की जो 1 साल के बाद देश में फिर से अपना सर उठा रहा है। हम बात कर रहे हैं कोरोना के कहर की। अगर आपको भी ये लग रहा है कि अब तो देश में वैक्सीन लगने लग गई है, कोरोना खत्म हो गया है, तो आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए और ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि अब तो देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कह दिया है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और इसकी मुख्य वजह है लोगों की लापरवाही। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। कई जगह देखने को मिल रहा है कि मास्क को लेकर अब स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उतनी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। देश के प्रधानमंत्री अगर कोरोना की दूसरी पीक की बात कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि मामला गंभीर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बैठक की और ये ऐलान कर दिया कि देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोरोना की दूसरी लहर है क्या। 2021 की शुरुआत से भारत में कोरोना के नए केस लगातार गिर रहे थे। 9 फरवरी को पूरे देश में सबसे कम केस आए थे 9,110। इसके बाद ये केस बढ़ने शुरू हुए। 21 फरवरी को 14,264 हुए, फिर 4 मार्च को 17,407 और फिर कल यानी 16 मार्च को पूरे देश में 28,902 कोरोना के केस आए। चिंता की बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों में नए केस में 43% की वृद्धि हुई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 37% तक बढ़ी है। देश में कोविड के केस मार्च 2020 से बढ़ने शुरू हुए और सितंबर के मध्य में प्रतिदिन 97,000 केस आते थे और फिर मध्य सितंबर से वो लगातार गिरते गए और जो प्रतिदिन औसतन 97,000 की दर थी वो घटकर 9,000 औसतन प्रतिदिन हो गई और फिर बढ़नी शुरू हुई, जो चिंता का विषय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में 70 जिलों में पिछले 15 दिनों में 150% की बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश को आज ये बताया कि ये 70 जिले देश के किन हिस्सों में हैं। ये जो लाल रंग के जिले हैं ये 70 जिले हैं। 16 राज्यों में 70 जिले, जहां की कोविड केसेस की संख्या में 15 दिन में 150% की वृद्धि हुई है। और जो ऑरेंज रंग से जिले दिख रहे हैं वो 55 जिले हैं और 17 राज्यों में वो 55 जिले हैं। वहां पिछले 15 दिनों में 100% से 150% की वृद्धि हुई। कि ये जो अधिकांश जिले हैं ये पश्चिमी और उत्तरी भारत में स्थित हैं। अब जरा उन राज्यों की बात कर लेते हैं जहां कोरोना से सबसे ज्यादा खराब हालात हैं।
ऐसे राज्यों में सबसे ऊपर नाम है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में पूरे देश के एक्टिव केस के 60% मामले हैं, जबकि 45% लोगों की मौत भी महाराष्ट्र में हो रही है। 1 मार्च को 7,741 केस थे। 15 दिन में यह संख्या बढ़कर 13,527 हो गई। 1 मार्च को जो पॉजिटिविटी रेट 11% था, वो बढ़कर 16% हो गया। महाराष्ट्र में 71% टेस्ट RT-PCR हो रहे हैं, जो देश के औसत जितना है। महाराष्ट्र जैसा हाल ही पंजाब का भी है, जहां 1 मार्च को 531 केस थे, जो 15 मार्च तक बढ़कर 1,338 हो गए। पॉजिटिविटी रेट भी 3.4 से बढ़कर 6.8% हो गया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से 15 मार्च तक केस 239 से बढ़कर 430 हो गए। यहां सिर्फ 34% टेस्ट ही RT-PCR से हो रहे हैं। गुजरात में भी 1 से 15 मार्च के बीच केस 398 से बढ़कर 690 हो गए। पॉजिटिविटी रेट भी 2.4 से बढ़कर 4% हो गया और गुजरात में भी सिर्फ 50% टेस्ट ही RT-PCR से हो रहे हैं। कर्नाटक की बात करें तो यहां 1 से 15 मार्च के बीच केस 443 से बढ़कर 751 हो गए। पॉजिटिविटी रेट 0.8% से 1.3 हो गया। ये अच्छी बात है कि कर्नाटक में सरकार 93% टेस्ट RT-PCR से कर रही है। केस बढ़ने की मुख्य वजह लोगों की लापरवाही, मास्क न लगाना और कम RT-PCR की टेस्टिंग बताई जा रही है। मास्टर स्ट्रोक में अब आपसे इजाजत ले रही हूं मैं, लेकिन उससे पहले कोलकाता में आज बीजेपी ने व्हीलचेयर रैली निकाली है। बीजेपी ये कह रही है कि उसने बंगाल में हुई हिंसा के दौरान मारे गए अपने कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए व्हीलचेयर पर रैली निकाली है। लेकिन माना जा रहा है कि इस वक्त ममता बनर्जी जिस तरह से व्हीलचेयर पर प्रचार की कमान संभाल रही है, उसके जवाब में बीजेपी ने ये रैली निकाली है। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।